दिन भर की बड़ी खबरों के साथ बस्तर की बात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, डालते हैं उन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नजर जो आपके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और साथ ही 2 गज दूरी का पालन करें। इन अहम बातों के साथ नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर रजत बंसल ने वर्चुअल बैठक में दिए बाढ़ आपदा से राहत पहुंचाने के लिए मैदानी अमला को मुस्तैद रहने के निर्देश। मृतक नागेंद्र देवांगन के परिजनों और देवांगन समाज ने दोषी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की है मांग। महापौर ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण और तय सीमा में कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा कोविड-19 जंग जीतकर आए पत्रकारों का किया गया सम्मान। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा बुधवार को धर्मपुरा स्थित कोविड सेंटर जाकर कोविड से जंग जीतकर आए पत्रकार बंधु का प्रदेश महामंत्री किरण सिंह देव, पूर्व महामंत्री वर्तमान प्रदेश प्रवक्ता भाजपा केदार कश्यप और भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी की उपस्थिति में शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया और मेडिकल किट देकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की गई। प्रदेश महामंत्री किरण देव ने कहा कि कोरोना की जंग जीतकर देश के चतुर्थ स्तंभ पत्रकार बंधु, जिन्हें हम कर्मवीर की संज्ञा देते हैं, उन्हें मैं नमन करता हूं। नगर मंडल भाजपा द्वारा किए गए इस सम्मान कार्यक्रम की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि देश के चतुर्थ स्तंभ, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, उनका सम्मान करना मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। छत्तीसगढ़ में हमारे समस्त चतुर्थ स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार बंधु, उन्हें मैं नमन करता हूं। इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने कार्यों को बखूबी निभाया गया। इस कोरोना काल में छत्तीसगढ़ के पत्रकार बंधु जो हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके पश्चात नगर मंडल अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और महामंत्री संग्राम सिंह राणा निकट भविष्य में कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए पत्रकारों तक पहुंचकर उन्हें शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। थाना परपा में मृतक नागेंद्र देवांगन के परिजनों के द्वारा की गई शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराए जाने के विरोध में प्रदेश देवांगन कल्याण समाज के अध्यक्ष प्रदीप देवांगन की अगुवाई में परिजनों ने बुधवार को स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित पत्र वार्ता के दौरान मृतक नागेंद्र के उपचार में बरती गई लापरवाही और परिजनों के साथ उस दौरान मौजूद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के द्वारा की गई बदसलूकी के विरोध में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग करते हुए मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखीं। हम आपको बता दें कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान नागेंद्र की मृत्यु 30 मई की सुबह हो गई। इसके पूर्व नागेंद्र की पत्नी और उसकी मां का भी देहांत उपचार के दौरान ही हुआ था। परिवार के मुखिया के साथ 3 जनों की मृत्यु होने से नागेंद्र के परिवारजनों में आक्रोश था, जिसके चलते परिवार के सदस्यों का डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के साथ वाद विवाद और हाथापाई हुई। इस मामले की शिकायत करने दोनों पक्ष परपा थाना पहुंचे थे। थाना में एक पक्ष की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया, लेकिन पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित परिवार के सदस्यों और देवांगन समाज ने आरोपी डॉक्टर और उपस्थित मेडिकल स्टाफ के विरोध में एफआईआर दर्ज कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देवांगन समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता के दौरान हमें बताया, आज जो देवांगन समाज के ऊपर जो घटना घटित हुई है, देवांगन समाज के एक परिवार के ऊपर घटना घटित हुई है, इसका हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। इस कोरोना काल में भगवान का स्वरूप दिया गया है डॉक्टर को, लेकिन उनके द्वारा एक परिवार के ऊपर में अमानवीय कृत्य किया जाना एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग एसपी के पास में ज्ञापन देने गए थे। एसपी साहब को अच्छी चर्चा हुई और एसपी साहब ने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे हम जांच जरूर करेंगे और जो भी कार्रवाई करेंगे दोषी को दंडित जरूर करेंगे। यदि इस पे प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है तो
प्रदेश दिवंगत समाज के द्वारा प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा और उच्च स्तरीय जांच कमेटी की मांग की जाएगी। दोषियों को दोष साबित करवाना, यदि दोषी है तो उसको दंड दिलाना अति आवश्यक है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी घटना फिर घटित न हो, इसकी निंदा करते हुए हम लोग धरना प्रदर्शन जरूर करेंगे यदि मान लो कार्रवाई नहीं होगी तो। क्या दोष बता देंगे? दोष ये है कि एक परिवार के 3 सदस्यों के कोरोना में मृत्यु हो जाना, माँ, दादी और पिताजी, आवास में उनके द्वारा कुछ कहा भी किया गया है, तो एक डॉक्टर जिसको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं, उनके द्वारा अमानवीकृत करते हुए मारपीट करना और बंधक बनाना, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। मृत के परिजन को, मृतक परिवार के परिजन के साथ में उनको बंधक बना के मारपीट करना, ये बहुत ही दंडनीय अपराध है। इसकी हम निंदा करते हैं। यदि मान लो इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश स्तरीय इसमें धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका पूरा प्रशासन की जिम्मेदारी होगी यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी तो। पीड़ित परिवार के परिजनों ने हमें बताया, कोई नहीं आया, हम लोग बार बार बुला रहे थे उनको, पर कोई डॉक्टर बोलते हैं कि 40 से नीचे होगा तो ही आना, नहीं तो मत आना करके। फिर हम लोग, मैं और मेरा भाई दोनों थपथपा के कैसे भी करके ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का बहुत कोशिश करे, पर वो बढ़ नहीं रहा था। हम लोग फिर बुलाने के लिए गए, बोले 45 हो गया भी करके, ऐसे करके बोले, और फिर बोले 40 के नीचे होगा तो ही आना। फिर उसके बाद उन लोग, फिर पापा का डेथ हो गया, फिर उन लोग फिर उसके बाद आके ना फिर ऐसी खाली दिखावे के लिए पंपिंग वगैरह करना चालू हो गया। पापा का साथ तो चला गया था, तो फिर पापा को कहाँ से आते वापस, उस कारण से नहीं आए। फिर उसके बाद मेरे स्टाफ से वाद विवाद भी हुआ, फिर वो गाली दी, फिर बहन को भी मारे जबकि वो प्रेग्नेंट थी, और हमें नीचे भी ले गए ग्राउंड फ्लोर में, और वहाँ पर भी हम सब चारों को, मेरे भाई, मेरे जीजा, मेरी बहन को, तीनों को, मतलब चारों को मारे। और फिर उसके बाद मैंने घुटने टेक के माफ़ी भी मांगी कि मेरे पे ताकत दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए करके, पर किसी ने नहीं सुनी। और यहाँ पर तमाशा मत। पापा का सही तरीके से इलाज नहीं हुआ, जिसकी पापा की मृत्यु की पूरी जवाबदारी उनकी है। उन्हीं के कारण मेरे पापा की मृत्यु हुई है, उन डॉक्टरों के कारण, डॉक्टर मनोज चंद्राकर। हमारे पास मारपीट हुई, तो वो भी लड़की है, लड़की को कम से कम उनको नहीं मारना चाहिए, और वो प्रेग्नेंट है, उसके पेट में लगा है, वो दो महीना तक के, उसको 2-4 महीना तक के बेड रेस्ट। मेरे जीजा को मारे, उनका पैर पूरा सूज चुका है, हमको मारना तो नहीं चाहिए ना। अच्छा, किसने मारा आपके ऊपर, किसने हाथ? राघवेंद्र चौबे, और ऐसे गलत जगह पे मारा है उन लोगों ने कि हम बता भी नहीं सकते। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? हम FIR चाहते हैं, हम अपने साइड से FIR करवाना चाहते हैं उनके खिलाफ, और हमको न्याय चाहिए किसी भी तरह से। थाना में क्या मामला है? एक तो आप लोगों के साथ मारपीट हुई है, वो भी एक मामला है। हाँ। दूसरा जो आप लोगों का आरोप है कि हॉस्पिटल की लापरवाही के कारण देहांत हुआ। दोनों मामले में आप लोग चाहते हैं जी, क्या, किस तरीके से, क्या चीज़? पहली बात तो वेंटिलेटर में रखने के बाद ऑक्सीजन लेवल 40 के नीचे नहीं आना चाहिए, और 40 उनको वो कैसे कह सकते हैं कि वेंटिलेटर में रखने के बाद आप तभी आइए मेरे पास कंप्लेंट लेके जब 40 के नीचे। उन लोगों ने कहा कि जब तक के 40 के नीचे नहीं होगा ऑक्सीजन लेवल, तब तक कि हमारे पास ना कंप्लेंट लेके मत आओ। हम लोग के पास 60-70 मरीज है, हम लोग किसको देखेंगे, हमारा स्टाफ इतना है, पीपी किट पहनने में टाइम लगता है। एक तो ICU रूम में रखें, ICU रूम में हमको नहीं रखे, ICU रूम में 2-3 नर्स होना चाहिए, 24 घंटे होना चाहिए, पर वहाँ पर कोई नहीं था। हम लोग अपने मम्मी पापा का ऐसा, मतलब हमारे पापा का ऐसा हम लोग रख रहे थे कि हम ही लोग वहाँ के इंचार्ज टाइप के, ऐसा हुआ था। अच्छा, मारपीट क्यों की आपको सर, क्या बात था, क्या मामला था? मारपीट इसी की कि हम लोग बोले, हम पहले मेरे साथ मेरे घर में 3 मौत हुआ है, तीसरा मौत है ये पापा का। जो करते थे पापा ही करते थे, लालन पालन हर चीज़ का। और फिर उसके बाद तीसरी मौत थी, मैं वखला गई भक्ता से, हम लोग के साथ थोड़ा धक्का मुक्की मेरे साथ हुआ नर्स स्टाफ का। फिर उसके बाद उन लोग 24-25 लोग आके हम लोग को बंद कर दिए, पहले बैठा के रखे झूठ बोल के, और बंद कर दिए, जाने नहीं दिए नीचे। और फिर उसके बाद बोले, फिर 24-25 लड़के लोग आए, और राघवेंद्र चौबे जो था वो मेरे को गाली गलौज करना चालू कर दिया। फिर मेरे जीजा और मारने के लिए हुआ, एकदम सामने आके एकदम से अजीब टाइप का खड़ा हो गया गंदा तरीके से। मेरे जीजा बोले कि कैसे लड़की को ऐसे कर रहे हो करके, थोड़ा दमी से बात करो करके, बस तू भी ज़्यादा हीरो बन रहा करके इनको मारे। फिर मेरे को भी मैं बचाने के कैसे मारे, मेरे जीजा बोले मेरे को मारे, मेरे भाई को मारे, फिर मेरी बहन को मारे, और उसके पेट में लग चुका है, वो बेड रेस्ट है।
एक लेटर के बाद सामने आ गया, क्या आपने जो लेटर लिखा है या इसमें भी जांच साझी की गई है, क्या लगता है? जांच साझी की गई। क्या लेटर का पूरा मामला, क्योंकि दोनों साइन जो है आप लोग मान रहे हैं कि दोनों साइन जो है आपको जी साइन हमारा है पर लिखित में हमने नहीं दिया। इसका मतलब क्या समझे आप कि पूरे कागज पे आप साइन कर? जी जी, और पूरे कागज में साइन किए हैं, ऐसा हुआ। और उस टाइम हमारा कंडीशन ऐसा नहीं था कि हम लेटर को पूरा पढ़े कि कुछ करें। मैं अकेले थी उतने टाइम, जितने टाइम का साइन का है उतने टाइम मैं अकेले थी। और मेरे पापा को मैं 1 मिनट नहीं छोड़ सकती थी। आईसीयू में कोई अटेंड देना चाहिए ना, नर्स कोई नहीं दिया था। मैं पापा को तुरंत साइन मारी और फिर पापा के पास गई। पापा का ऑक्सीजन बार बार अप डाउन हो रहा था। बार बार बुलाने जाने से हम लोग को बार बार पैनिक करिए, एक ऐसी लड़की है, एक ऐसी है करके उन लोग बहुत बोले मेरे को। आप साइन किए तो उस वक्त देखे क्या मैं साइन नहीं, मैं वही नहीं देख पाई ना कि मैं साइन करी। मेरे को बोले ऐसे इनको बोले कोरा कागज में साइन करवाए थे, मेरे को बस ऐसा करके दिए और ऐसे साइन करी मैं और तुरंत पापा के पास भागते गई। बस यही हुआ मेरे साथ। किस तारीख की घटना है? जी मेरा तो 28 तारीख का है। थाना में क्या क्या हुआ था? कंप्लेन करने गए थे तो रिपोर्ट जी उन लोगों ने FIR दर्ज करवाया और उन लोग बोल रहे हैं कि 30 तारीख को एडमिट करें, जबकि मेरे पापा को 27 तारीख को एडमिट करें। और इसका भी प्रूफ मेरे पास, डेथ सर्टिफिकेट का जो पर्ची देते हैं उसमें मेरे पास प्रूफ है। 27 तारीख का तो प्रूफ वो खुद दे रहे हैं। वो कह रहे थे लेकिन FIR आप लोगों का साइन वाला दिखा रहे हैं वो तो 27 तारीख का है। जी, और इस लेकिन बात उन को लोगों तो ने कभी नहीं निकाल सकते कि 30 तारीख का हुआ। लेकिन उन लोगों ने FIR ये दर्ज करवाया कि ना 30 तारीख को हम एडमिट करें और एकदम सीरियस कंडीशन में एडमिट करें। लेकिन जब पापा को एडमिट करे थे तब पापा का ऑक्सीजन लेवल 85 कुछ था और उन लोग बोल रहे हैं कि 55 है। बस गलती है, 29 को 55 था। तब हम लोग बुलाने गए थे, उन लोग उस बात को बोल रहे हैं हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे कि हमने 30 तारीख को एडमिट किया, पर ये गलत बात है। इसमें ना दो अलग सीरियस पेशेंट था जो हमारे यहाँ आईसीयू में एडमिट था। उनकी मृत्यु को लेकर के उनके अटेंडर ने डॉक्टर और सिस्टर पे हमला किया और मारपीट करी, गाली गलौज करी। तो उसी सिलसिले में। कितने लोग थे सर? 4। वार्ड में ड्यूटी कर रहे हैं। आज जैसे ही एक मरीज की कंडीशन ख़राब हुई, उसने हम लोग उसको जो भी प्रोसेस करना था हम लोग कर रहे थे। वैसे जैसे उसकी डेथ हुई तो उसके परिजन ने डॉक्टर और प्लस हम स्टाफ नर्स के ऊपर मारा। जी सर, मामला क्या था सर? आज सुबह की बात है, डिमरापाल मेडिकल कॉलेज परिसर में मृतक के परिजनों द्वारा डिमरापाल डॉक्टर और अन्य स्टाफ के साथ मारपीटाई की घटना हुई थी, जिस पर डॉक्टरों ने यहाँ के रिपोर्ट दर्ज कराई जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाद इसके सभी डॉक्टर यहाँ पे चले गए। सर कौन कौन से धाराओं पे मामला पंजीबद्ध किया है? आरोपियों के खिलाफ 294, 506, 323 और महामारी अधिनियम के धाराओं पर कार्रवाई की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महापौर सफीरा साहू ने नगर पालिक निगम के तहत शहर में चल रहे विकास कार्यों का बुधवार को अवलोकन किया। इसमें उन्होंने दलपत सागर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पाइपलाइन और धर्मपुरा रोड में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। दलपत सागर में टो वॉल के निर्माण का निरीक्षण किया, साथ ही पाथवे के निर्माण कार्य का भी शीघ्रता से पूर्ण करने के साथ ही आइलैंड के विकास कार्य को जल्द तय करने में पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं आइलैंड में डिजाइनिंग, लाइटनिंग की व्यवस्था के संबंध में भी निर्देश दिए गए। उन्होंने यहां पार्किंग क्षेत्र के निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया। सफीरा साहू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दलपत सागर के सभी निर्माण कार्य तय सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने दलपत सागर के समीप ट्रीटमेंट सीवरेज के पाइपलाइन बिछाने के निर्माण की प्रगति का भी अवलोकन किया। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के कार्य को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। महापौर समस्त कार्यों का अवलोकन करते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं धर्मपुरा में चल रहे पुलिया निर्माण कार्य का निरीक्षण पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर निगम के अधिकारियों के साथ किया। इसमें धर्मपुरा मार्ग में जलभराव की समस्या का हल निकालने के लिए क्षेत्र का निरीक्षण कर अधिकारियों के साथ वस्तु स्थिति से अवगत होकर जलभराव की समस्या स्थायी समाधान की बात कही गई। इस दौरान MIC सदस्य यशवर्धन राव, राजेश राव, विक्रम सिंह डांगी, आयुक्त प्रेम पटेल, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता राजीव बत्रा, निगम कार्यपालन अभियंता AK दत्ता, PWD विभाग के सिन्हा सहित अधिकारीगण मौजूद थे।
कलेक्टर रजत बंसल ने मानसून के दौरान आने वाले बाढ़ से होने वाली जनधन की क्षति को नियंत्रित करने और त्वरित गति से राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। बुधवार को वर्चुअल बैठक में बाढ़ नियंत्रण, बचाव और राहत कार्य के लिए कार्य योजना तैयार की गई। जिले के जगदलपुर तहसील में इंदिरावती नदी तथा बस्तर तहसील में मारकंडी और नारंगी में अति वर्षा की स्थिति उत्पन्न होने पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसे देखते हुए बाढ़ से प्रभावित होने वाले ग्रामों का चिन्हांकन कर लिया गया है। इंदिरावती नदी का चेतावनी स्तर 7 मीटर और 8.30 मीटर होने पर खतरे की स्थिति उत्पन्न होती है तथा इंदिरावती नदी में बाढ़ आने पर बकावंड विकासखंड के ग्राम तारापुर, बनियागांव, बेलगांव, उलनार, कोहकापाल, मालगांव और टलनार प्रभावित होते हैं। विकासखंड जगदलपुर में ग्राम धनपुंजी, नगरनार, भेजापदर, नदी बोड़ना, नगरनार का मोहल्ला, उपनपाल और जगदलपुर शहर प्रभावित होते हैं। विकासखंड लोहड़ीगुड़ा में टाकरागुड़ा, बड़ांजी, कुम्हली, बड़े धाराउर, चित्रकूट, चंदेला और ककनार ग्राम प्रभावित होते हैं। नारंगी नदी में बाढ़ आने पर विकासखंड बस्तर के ग्राम पाला बहार, बड़े आंबाबाल, कोहका, सिवनी, मुंडा गांव, भैंसगांव, मधोता, बाकेल और राजपुर प्रभावित होते हैं। मारकंडी नदी में बाढ़ से किसी भी ग्राम की आबादी प्रभावित नहीं होती, किंतु इससे आवागमन कुछ समय के लिए अवश्य अवरुद्ध हो जाता है। इसे देखते हुए बाढ़ नियंत्रण और बचाव राहत की कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन हेतु नियंत्रण कक्ष कलेक्ट्रेट के कम अपोजिट बिल्डिंग में स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर है 223122 और इसके साथ ही पुलिस सहायता केंद्र 112 और नगर सेना के नियंत्रण कक्ष में स्थापित दूरभाष क्रमांक 266170। राजस्व शाखा के प्रभारी अधिकारी, जिला सेनानी, संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार को भी बाढ़ संबंधी सूचना प्रदान की जा सकती है। प्रत्येक तहसील और ब्लॉक मुख्यालय में भी इसी प्रकार के नियंत्रण कक्ष की स्थापना करते हुए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने तथा इसकी जानकारी बाढ़ नियंत्रण शाखा को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कार्यालय के साथ ही तहसील कार्यालयों में स्थापित सभी बाढ़ नियंत्रण कक्षों में सप्ताह के पूरे 7 दिन 24 घंटे के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। ये नियंत्रण कक्ष 30 सितंबर 2021 तक या वर्षा समाप्ति तक 24 घंटे खुले रहेंगे, जो स्थानीय स्तर से शासन स्तर तक समस्त समस्याओं के आदान प्रदान में अपनी भूमिका निभाएंगे। बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण समिति गठित की गई है। बस्तर की बाद में खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान।
इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। शहर में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह की तलाश में जुटी पुलिस को बुधवार को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शहर के शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ पुलिस ने 3 चोरी के वारदात को सुलझाने का भी दावा किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से LED टीवी, होम थिएटर, चांदी के कुछ आभूषण और 50,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली थाना के प्रभारी एमन साहू ने बताया कि शहर के धर्मपुरा और प्रतापगंज बारा में स्थित एक फैंसी स्टोर में कुछ दिनों पहले चोरियां हुई थी। इसके बाद पुलिस की एक टीम इस मामले की खोजबीन में लगी रही। चौक चौराहों में लगे CCTV कैमरे खंगालने के बाद शहर के एक संदेही रुपेश कुमार उर्फ सूरज निषाद से संदेह के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। लंबी पूछताछ में वह टूट गया और उसने तीनों जगहों पर चोरी करना स्वीकार किया है। पूछताछ में पता चला कि वह नशा करने का आदी था, जिसके कारण उसने इन वारदातों को अंजाम दिया। चोरी के पैसों से आरोपी ने पैनासोनिक कंपनी का LED टीवी, एक साउंड सिस्टम, एक चांदी की चैन लॉकेट को खरीदना तथा नकदी रकम 50,000 रुपए को अपने पास रखना और बाकी रकम को खर्च करना स्वीकार किया है। इस मामले को सुलझाने में उप निरीक्षक पीयूष बघेल, होरीलाल नाविक, BP जोशी, कृष्णा साहू और सहायक उप निरीक्षक नीलांबर नाग, चोवादास गेंदले और आरक्षक रवि सरदार, भूपेंद्र नेताम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगली खबर की तरफ। इंडियन जर्नलिस्ट फेडरेशन IJF छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष शरणजीत सिंह तेतरी ने जगदलपुर जिला के पत्रकार अरुण पाढ़ी को इंडियन जर्नलिस्ट फेडरेशन का जगदलपुर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पत्रकार संघ और ए विजन उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर रजत बंसल ने वर्चुअल बैठक में दिए बाढ़ आपदा से राहत पहुंचाने के लिए मैदानी अमला को मुस्तैद रहने के निर्देश। मृतक नागेंद्र देवांगन के परिजनों और देवांगन समाज ने दोषी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ के विरुद्ध FIR दर्ज करने की है मांग। महापौर ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण और तय सीमा में कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। और भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल द्वारा कोविड-19 जंग जीतकर आए पत्रकारों का किया गया सम्मान। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।